आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप सोचिए इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अजूबा क्या है या सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग क्या है? यह शरीर जो आप देख रहे हैं, जिसका हर एक कलपुर्जा अपने आप में नायाब है। लेकिन क्या वाकई में किसी इंसान के ब्रेन डेड होने से पूरा शरीर डेड होता है? आखिर ब्रेन डेड होने के बाद क्या एक व्यक्ति जो जीवन में कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क्या वो 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है? क्या वाकई में हम जो अभी तक सुनते आ रहे थे कि रक्तदान महादान, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अंगदान महादान की तरफ हिंदुस्तान को आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से वैश्विक पथ प्रदर्शक रहा है और हमारा इतिहास बताता है कि हमने इस सेक्टर में ना जाने कितने इतिहास को रचा है। लेकिन क्या वाकई में कुछ भ्रांतियों ने हमारे सबसे विकसित होने के रास्ते में अवरुद्ध पैदा किए हैं? क्या वाकई में यह महज इत्तेफाक है कि हम घरों के अंदर जब अपने दादा दादी से पूछते हैं तो वो इस बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन वर्तमान में हम कहते हैं कि नहीं, अंगदान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अंगदान हुआ तो अगले जन्म में, अगर हमने इस जन्म में आंख दान की तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, अगर इस जन्म में हमने कोई और अंगदान किया तो हम विकलांग पैदा होंगे। क्या वाकई में? जबकि हमारा इतिहास बताता है, हमारे पुराण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। तो जब शरीर मृत हो जाए तो शरीर के हिस्सों को क्यों ना उन शरीरों में डाल दिया जाए जिनका वहां पहुंचने से जीवन एक नई दुनिया में प्रवेश करे। आज हम आपको अंगदान से जुड़े उन भ्रांतियों के सवालों के जवाब देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कैसे ब्रेन डेड होने का मतलब अंगों का काम करना है, लेकिन उसका मतलब जीवन नहीं है, और क्यों हम कह रहे हैं कि अंगदान महादान है। सबको आगे आके यह शपथ लेनी चाहिए कि हां, जितना हो सकेगा मैं अंगदान करूंगा। आज बात इसी मुद्दे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चित्रा सिंह जी, प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया एंड मेंबर ऑफ ब्रेन डेड कमेटी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। हमारे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हैं, न्यूरो सर्जन हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। अजय गुप्ता जी हैं, सदस्य हैं मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम से, जो कि एक एनजीओ है। और हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं, जिनके शरीर में एक ऑर्गन डोनेट होने के बाद लगा है और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं, और उनके गले में जो मेडल्स हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहला मेडल ऑर्गन डोनेशन के जरिए उनके शरीर पर लगा और उसके बाद उन्होंने इतने मेडल प्राप्त किए। तो शुरुआत अमित जी आपके साथ ही। अमूमन ये भ्रांति होती है कि भाई ऑर्गन डोनेशन के बाद आदमी कुछ कर नहीं पाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? और आपने कैसे ऑर्गन को प्राप्त किया, उसके बाद क्या समस्या आई और कैसे फिर उपलब्धियों तक पहुंचे? कम शब्द। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ आज से 10 साल पहले 19 जनवरी 2015 को, और मुझे किडनी डोनेट की मेरी बड़ी बहन भारती शर्मा ने। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी भी हमारे बीच में बहुत सारे मिथ्स हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। आपके साथ में एक आदमी को साथ रहना पड़ेगा, उसी के साथ आप जा पाएंगे, बैठ पाएंगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। 24 आवर्स आपको मास्क लगाना पड़ेगा। ये सारी भ्रांतियाँ मुझे भी बताई गई थी डायलिसिस के दौरान। किडनी ट्रांसप्लांट जब तक आप नहीं कराते, आपकी किडनी खराब हो चुकी है, तो डायलिसिस एक तरह से आरओ होता है जिसमें आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। वहाँ लोगों ने इतने सारे भ्रांतियाँ बताई कि नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद में आप लंबी लाइफ नहीं जी सकते हैं। बट डायलिसिस कराते हुए, डायलिसिस के दौरान मेरा ये हाल हो गया था कि 1.5 साल तक मैंने डायलिसिस कराई। मैं 100 मीटर भी यदि चल रहा हूँ तो मेरी सांस फूलती थी, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था। लास्ट में फिर मैंने डिसाइड किया कि किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, और उसमें आगे बढ़कर मेरी बड़ी बहन आई और उनका मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। उन्होंने मुझे किडनी डोनेट की और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद की जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाऊँगा। मुझे 2 साल के बाद में पता लगा कि ट्रांसप्लांट के बाद में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, जिनमें किडनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट एंड डोनर्स वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स किए गए, जिसमें 40+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था।
और बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि इंडिया से, राजस्थान से मैं और मेरे साथी 4-5 खिलाड़ी हमारा सिलेक्शन हुआ और एक फ्रेंच गेम होता है पेटांग, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें पेटांग एज 30 to 39 कैटेगरी में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया एंड 5000 मीटर रेस वॉक में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो ये मेडल आपके हैं, बड़ी बहन के हैं? ये मेरी बहन के हैं। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया के जो मेडल्स हैं ये मेरी बहन के हैं। 3 टाइम्स मैं थाईलैंड में भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, इंडिया का नाम रोशन कर चुका हूँ, अगेन सिल्वर सिल्वर सिल्वर। अब अगले जन्म में अगर बड़ी बहन एक किडनी के बिना हुई तो? मेरी दोनों किडनी बहन को दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया। अजय गुप्ता जी, मैंने इनसे शुरुआत इसलिए की प्रोग्राम की क्योंकि आप सोचिए, जब घर में विपदा आती है ना, तो घर का हर एक सदस्य जीते जी अंगदान को तैयार हो जाता है, जीते जी। और उसके लिए ये परवाह भी नहीं होती कि अंगदान के जरिए अगर उनकी डेथ भी हो गई तो भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैंने जीवन जी लिया, अब ये जीवन जी लेगा। हम उनकी बात करें जो ब्रेन डेड हैं, जो इस दुनिया में दोबारा सर्वाइव नहीं करेंगे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर ऐसी समस्या क्यों आती है कि उनके अंगदान करने के दौरान सारी भ्रांतियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती? देखिए विजेंद्र जी, हमारी संस्था जो मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीज़न फोरम है, वो अवेयरनेस का ही काम कर रही है, लोगों में भ्रांतियां मिटाने का ही काम कर रही है। हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सोशल ग्रुप्स में जाते हैं, लोगों की भ्रांतियां दूर करते हैं। एक एक करके पहले 2-3 भ्रांतियां बताइए, क्या आपके सामने सबसे ज्यादा सवाल आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये अंग जो इस जीवन में दे दिया, अगले जीवन में वो नहीं अंग मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, इसको आराम से लोग समझ जाते हैं, मान जाते हैं। और दूसरा फिर यह है कि हम उनसे कहते हैं कि आप एक संकल्प लीजिए, आपको तो खाली संकल्प लेना है। मैं तो कहता हूँ अंग दानों में अगर कोई सबसे आसान दान है तो अंगदान का संकल्प लेना है। बाकी दान है, जैसे रक्तदान करेंगे तो उसमें आपको एक प्रिक लगेगी, आपको 1 यूनिट ब्लड निकलेगा, आपको हो सकता है थोड़ा पेन हो, एक दिन के लिए थोड़ी कमज़ोरी आए, जैसा कि लोगों को नोशन है। बाकी अंगदान के संकल्प लेने में या परिजन के ब्रेन डेड के बाद जाने में और उसके अंगों का दान करने में, उसमें तो कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है सबसे दानों में सबसे आसान दान यदि कोई है तो अंगदान है, और सबसे पुण्य का काम है तो भी वो सबसे ये है। ठीक नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हम अंगदान कर देंगे तो फिर अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल यह है कि भाई जब हम शमशान घाट में एक किसी भी परिवार के सदस्य जो इस दुनिया में नहीं है, जब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, क्या इनमें से कोई भी एक अंग होता है जिसके दान की बात कर रहे हैं, जो बचता है और जिसको हम विसर्जित करते हैं? नहीं, जहाँ तक विसर्जन का सवाल है तो पूरी बॉडी तो करीब करीब मिल ही जाती है। मान लीजिए किडनी या लिवर या हार्ट लिया गया तो उसको अच्छे से सहसम्मान पैक करके, ये कार्य इतना सहसम्मान किया जाता है सर्जन्स के द्वारा कि जैसे जीवित व्यक्ति के लिए सर्जरी की जा रही है उसी प्रकार किया जाता है, और बॉडी इंटैक्ट पूरी पैक करके वापस दी जाती है और बहुत सम्मान के साथ उसको हॉस्पिटल से विदा किया जाता है। आपने देखा होगा ऑर्गन डोनर्स जब हॉस्पिटल से विदा होते हैं तो बाकायदा उनको ऐसे सैल्यूट लगता है जैसे कोई आर्मी से कोई मतलब कोई जीत करके आ रहा है, या इस तरह का सम्मान। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा सोचिए जरा, जब आप अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो ये सारे ऑर्गन जल चुके होते हैं जी। तो क्या ऐसा होता है कि अगले जन्म में जले हुए ऑर्गन आएंगे? नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इस भ्रांति को आप अपने जहन से निकाल लीजिए। हमारे साथ मनीष जी, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं। अब 2 भ्रांतियां हैं जो मेडिकल साइंस की एक कॉमन मैन के सामने है। एक तरफ ब्रेन डेड पेशेंट है और दूसरा वही पेशेंट वेंटिलेटर पर है जहां मशीनें दिखा रही है कि धड़कनें चल रही हैं। अब कॉमन मैन इसमें फंसा हुआ है कि भाई ब्रेन डेड अगर है और डॉक्टर कह रहा है कि जिंदा नहीं, तो फिर ये धड़कनें कैसे हैं? और चलती धड़कनें जिसकी हैं उसके मैं दिल को भी दान कैसे कर दूं, किडनी भी दान कैसे कर दूं, आंखें भी दान कैसे कर दूं? इस बीच के फर्क को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ब्रेन डेड पर्सन जो होता है, जो पेशेंट होता है, आपने सही कहा कि उसके रिश्तेदार को तो नेचुरली हार्ट की धड़कन भी दिखाई देगी, वेंटिलेटर पे रेस्पिरेशन भी दिखाई देगा। एज ए न्यूरोसर्जन हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा पेशेंट है हम उसको लाइफ दे सकें। ठीक है। तो उसके लिए जो पेशेंट है उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि ये इसका जीवन बचाया जा सके। यदि इसका जीवन नहीं बचा सकते हैं तो हमारा फिर ये रहता है कि एज़ पर लॉ, जो थोआ एक्ट है उसके अंदर ये लॉ है कि यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है तो हमें
उसके रिश्तेदार को ये बताना होता है कि ये आपका पेशेंट ब्रेन डेड है, और उसको अंगदान के बारे में बताना एज पर लॉ हमारा कर्तव्य है। ठीक। तो ब्रेन डेड में क्या होता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग बंद हो जाती है पर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग चालू रहती है। लेकिन क्योंकि वो सपोर्ट पे होते हैं सारे, उसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सपोर्ट होता है, वेंटिलेटर से हम सांस का सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक प्रक्रिया के तहत चलती रहती है। यदि ब्रेन डेड हो गया है तो ब्रेन के जो ब्रेन स्टेम होता है उसके अंदर इन सब चीज़ों का कंट्रोल होता है। यदि एक बार उसने काम करना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर ही देंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ उसकी सांसें या उसका दिल तब तक धड़केगा जब तक वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हाँ, उससे बाहर आते ही ऑर्गन काम करना बंद कर बिल्कुल बंद कर देंगे। तो उस पीरियड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और को जीवन देने के लिए। जी। इस पीरियड के अंदर हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन टीम काम करती है, जो कि हम मेरे साथ में डॉक्टर चित्रा हैं, वो उसको हेड करती है। नहीं, लेकिन अभी आप ही बताइए भाई, अगर कोई ब्रेन डेड है, आज तक कभी भी ऐसा मेरिकल हुआ है कि किसी ब्रेन डेड जिसको कंफर्म कर दिया गया हो कमेटी की तरफ से कि ये ब्रेन डेड है, उसके बाद वो सामान्य जीवन में आ गया हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ब्रेन डेड व्यक्ति का तो वापस सर्वाइवल असंभव है, क्योंकि ब्रेन डेड का मतलब ही ये होता है कि अब ब्रेन रिवाइव नहीं हो सकता है। उसके लिए हम बाकायदा पूरे टेस्ट करते हैं। कानूनी तौर पर भी शायद ब्रेन डेड को अब डैडी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया है, ये कानून के तौर पर है। और ब्रेन डेड के जो टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनको हम पूरी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली करते हैं। और हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट ब्रेन डेड नहीं है तो हम उसके सर्वाइवल की पूरी कोशिश करेंगे जी। लेकिन यदि ब्रेन डेड है तो उसके पूरे टेस्ट करने के बाद हम ये डिक्लेयर करते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है। ठीक है डॉक्टर चित्रा सिंह जी, क्योंकि आप बाकायदा ब्रेन डेड कमेटी जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की है उसकी मेंबर हैं, मैम बताइए सर, जब आप जा रहे हैं उस पेशेंट के पास जो ब्रेन डेड है तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते होंगे। मेरा सवाल है कि रिपोर्ट तैयार करने के बावजूद वो वेंटिलेटर पर क्यों होता है? देखिए, रिपोर्ट का ऐसे नहीं रहता है। जब न्यूरोसर्जन ये देखता है कि इसका सीटी स्कैन के फाइंडिंग में ब्रेन काम नहीं कर रहा है और ब्रेन स्टेम डेथ की तरफ जा रहा है, तो न्यूरोसर्जन जो कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल सर हैं और इनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, वो हमें बोलते हैं कि ये आप पोटेंशियल डोनर हो सकता है। मतलब ही इज़ नॉट अ डोनर प्रेजेंटली, बट ही कैन बी अ पोटेंशियल डोनर। ये संभव है कि ये ऑर्गन आगे इसके ऐसे निकलें कि ये रेसिपिएंट में लग सके। ठीक है। उस टाइम पे हमारी टीम होती है जिसमें हम करीब 60 से 100 डॉक्टर्स तक राउंड द क्लॉक लगते हैं कि उन ऑर्गन को उस स्थिति में ला सकें कि वो किसी में दिए जा सकें। पर एज पर लॉ हम जनरली जब पूरी तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं दोनों टेस्ट वगैरह करके, तभी हम पेशेंट के परिजनों को बताते हैं कि ये ब्रेन डेड है। इसमें जैसा कि सर ने कहा, 2 टेस्ट जो शामिल हैं वो न्यूरोलॉजी वाले या इंटेंसिविस्ट करके देखते हैं, जिसमें हमारे दिमाग में 11 नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन स्टेम को से निकल रही होती है, दिमाग से और दिमाग के नीचे वाले हिस्से से। इसको नहीं समझना चाहेगा मैम। हाँ, मतलब उनका टेस्ट 2 टेस्ट वो किए जाते हैं, 2 और टेस्ट के किए साथ जाते मैं आपको हैं। कह रहा हूँ, मैं आपकी एक्सपर्टीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को कॉमन मैन के लिए कर रहा हूँ। जी सर, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप गए जी, आपने एक पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित किया जी। अब मैं उसको पेशेंट नहीं कहूंगा, वो एक मृत शरीर है, सही है मैम? बिल्कुल सही। पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो एक मृत शरीर है। जी। क्या ये रूल है कि भाई अगर किसी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया है तो कोई भी अस्पताल, मैं कोई भी इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्राइवेट को टारगेट नहीं कर रहा हूं ना मैं सरकारी को टारगेट कर रहा हूं, क्या उसके बावजूद वो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर 2, 4, 5 दिन रख सकता है? जी, रख सकते हैं। एज पर लॉ, जो हमारा इंडियन लॉ है उसके हिसाब से हम वेंटिलेटर तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करते जब तक हृदय भी मृत्यु अवस्था में नहीं पहुंच जाता। यानी हृदय जब काम करना बंद कर देता है तभी हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जब ईसीजी का स्ट्रेट लाइन आता है तो ही डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो ऑर्गन दे चाहे वो ऑर्गन ना दे, जो भी उसके परिजनों की स्थिति है, वो मरीज तब तक रहता है जब तक उसका दिल काम करना बंद नहीं करता। हम वेंटिलेटर पे रख सकते हैं कुछ समय तक, ये जानते हुए कि ये कभी जिंदा नहीं होगा, ये नियम है। जानते हुए कि कॉमन मैन की जेब कट रही है, सर ये जानते हुए कि उसको बताया नहीं जा रहा है कि भाई ये कभी नहीं आएंगे वापस, फिर भी। जी सर, बिल्कुल। अगर वो मना भी हो जाते हैं तब भी, जब तक, क्योंकि ये दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आ सकता है, मुश्किल आ सकती है कि आप वो लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा था आपने तो हटा दिया, उसका धड़कन चल रहा था आपने तो हमें हटा के दे दिया, क्या पता हमारा मरीज बच जाता। ठीक। तो इसलिए लॉ ने ये कह रखा है कि जब तक आपका हृदय नहीं रुकेगा, हृदय गति नहीं रुकेगी, तब तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे वेंटिलेटर पे। ठीक है, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं कि कुदरत
हमें मौका देती है कि भाई ये इंसान आपके परिवार का एक अभिन्न अंग अब नहीं है दुनिया में, लेकिन वो कईयों की जिंदगी का अभिन्न अंग हो सकता है। और वो एक फेज है, गोल्डन फेज, जिसमें आप फैसला लेकर कईयों की जिंदगी को बचा सकते हैं। क्योंकि ये कंफर्म है कि जो ब्रेन डेड हो गया है वो वापस नहीं लौटेगा। और राजस्थान के आंकड़े कहते हैं कि हर साल रोड एक्सीडेंट में 11,000 के आसपास लोग ब्रेन डेड होते हैं, 11,000 के आसपास। देश में 2024 का आंकड़ा है कि 1,35,000 के आसपास लोग ब्रेन डेड हुए हैं। और देश में आप जानते हैं कि ऑर्गन डोनेट कितने हुए? 1022 के आसपास। ये 1% भी नहीं है। और अगर ये 20% हो जाए ना, तो हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी ऑर्गन की जरूरत होगी और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होगा। अजय सर, मैं सही कह रहा हूं? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं विजेंद्र जी, जो आपने कहा कि 11,000 के आसपास ये डेथ्स हो रही हैं, इसमें से ब्रेन डेथ्स हो सकता है इसकी 10% के लगभग हो रही हो। ठीक है। 5% हो सकती हैं, 10% हो सकती हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि एज एन NGO हमारा जो रोल है ब्रेन डेड केसेस में, देखिए कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए गया है, ट्रॉमा केसेस ही मोस्टली गए हैं, अगर 1 दिन बाद 2 दिन बाद वहीं का स्टाफ या वहीं के डॉक्टर और वहीं के लोग कहें कि ये ब्रेन डेड हो गया है, क्या आप डोनेट करना चाहेंगे ऑर्गन, तो एक व्यक्ति के, एक नॉर्मल व्यक्ति के मन में बड़ा संशय आता है कि यार मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ और मुझसे यहीं के स्टाफ और डॉक्टर्स ये पूछ रहे हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहेंगे क्या। मैं आपको बता दूँ 2015 से लेके 18 तक के बीच में हमारे NGO के द्वारा 32 ब्रेन डेड व्यक्तियों के परिवारों की काउंसलिंग की गई और प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को पूर्ण संतुष्टि के साथ में एग्री करवाया गया। हम डोनर्स को ले जाते हैं, इनके जैसे रेसिपिएंट्स को ले जाते हैं, उनके अटेंडेंट्स को डोनर फैमिलीज़ के यहाँ ले जाते हैं, 1-2 दिन तक समझाइश चलती है। तो ये टेक्निकल स्किल डॉक्टर्स की है, लेकिन ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डेलिकेट, सेंसिटिव, इमोशन वाला पार्ट होता है। सर, कितने % आप सक्सेस रहे 32 में से? 32 में 100%। 2015 से 18 तक हमको जितने भी केसेस में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, सारे केसेस में एग्री हुए। तो आप तो सर ब्रांड एम्बेसडर हुए। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए मैं देखिए सरकारी नौकरी छोड़ के आजकल छोड़ के क्या रिटायर होने के बाद में इस काम में लगा हुआ हूँ। ठीक है। क्या इसमें कुछ ग्रोथ हुई है? क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। क्या कुछ ग्रोथ इसमें हुई कि भाई जागरूकता बढ़ी है, तो उसके साथ ये प्लेज भी बढ़ी है, ये संकल्प भी बढ़ा है कि चलिए ठीक है हम दान करेंगे? देखिए जागरूकता तो ज़बरदस्त बढ़ी है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने जो हाईएस्ट प्लेजिंग के लिए पुरस्कार दिया है वो राजस्थान को दिया है। ठीक। और हमारी NGO को जो राजस्थान स्टेट ने अवार्ड दिया है बेस्ट NGO फॉर अवेयरनेस, वो भी दिया गया है। ठीक है। अमित शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक उदाहरण हैं। आप ये बताइए कि अगर ये ऑर्गन आपको नहीं मिला होता या बहन से नहीं मिला होता तो जिंदगी कैसी होती? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस जिंदगी को जी रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, यदि मेरी बड़ी बहन मुझे किडनी डोनेट नहीं करती तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर होता ही नहीं, भगवान को प्यारा हो चुका होता। ये 100% कन्फर्म है। क्योंकि डायलिसिस, मेरा जो मानना है, डायलिसिस के दौरान आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं। आपके परिवार के एक सदस्य को आपके साथ में रहना पड़ेगा जो कि आपको डायलिसिस कराने के लिए लेकर जाएगा हॉस्पिटल और वापस लेकर आएगा। ठीक। मैंने 1 साल बेड पर बैठ के सोया हूँ रात को, क्योंकि आपको यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है यदि आपको किडनी की बीमारी है। तो मैं जैसे ही बेड पर लेटता था सीधा, तो मेरा जो बॉडी में लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आता और हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, सांस नहीं ले पाता था। 1 साल पूरा मैं बैठकर सोया हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद में मैं बेड पर लेट नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या वाकई में मेरे को वापस से वो प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे कोशिश की और जब मैं लेट आना, मैंने वो फील किया है। आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी हुई लेटा कि 2 मिनट बाद लगा कि अब सांस फूलेगी। 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। मैं कहा मैं अब लेटता ही रहूंगा, मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी सांस नहीं फूल रही। मैं 1 साल बेड पर बैठकर सोया हूँ। पानी की बात करें, डायलिसिस के दौरान आइस क्यूब मुंह में रखकर, और उससे मेरी प्यास हो जाता था। अभी भी मैं पानी पीता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अमृत पी रहा हूँ, पानी नहीं पी रहा। ठीक बात। तो ऑर्गन डोनेशन कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ चुके होंगे। मनीष अग्रवाल जी, सर ब्रेन डेड घोषित हुआ कोई, उसके कितने घंटे बाद तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है या डोनेट हो सकता है, या वेंटिलेटर सपोर्ट से हटने के बाद कितने वक्त तक डोनेट हो सकता है? नहीं, वेंटिलेटर सपोर्ट से हटने के बाद तो डोनेशन संभव नहीं है। संभव नहीं। लेकिन जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो बहुत अनस्टेबल होता है, उसके सारे वाइटल्स गड़बड़ाए हुए होते हैं, हार्ट की धड़कन ठीक से नहीं चल रही होती है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, किडनीज़ वगैरह भी फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है।
हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट पीरियड है जिसके अंदर हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है हमारी टीम को, पेशेंट को ऑप्टिमाइज्ड मेंटेन रखने के लिए कि उसके ऑर्गन्स यूज़फुल रह सकें रेसिपिएंट के लिए। तो ये एक विंडो होती है जो कि बहुत शॉर्ट विंडो होती है। फिर भी सर 5 घंटे 10 घंटे किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 2 दिन, कई बार 3-4 दिन भी पेशेंट सर्वाइव करता है। उसका कोई हम टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते। सर मैं वाकई में पेशेंट कहूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। आप पेशेंट कहेंगे तो डोनेशन नहीं होगा। नहीं, मेरे लिए तो पेशेंट ही है क्योंकि डोनेशन होगा। देखिए ऐसा है कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनर जो होता है वो तब तक पेशेंट है जब तक वो वेंटिलेटर पे है। तो मेरे लिए तो पेशेंट है। हाउएवर मेरे को पता है कि ये ब्रेन डेड हो गया है, ये सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं अभी भी उसका डॉक्टर हूँ और उनके लिए वो पेशेंट है। ठीक है चित्रा सिंह जी, देखिए क्योंकि सर अपनी बाउंडेशन में बंधे हैं, क्या यही वो कन्फ्यूज़न है जो ऑर्गन डोनेशन के बीच में आती है? मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, अगर मेरा डॉक्टर ये कहेगा कि नहीं ये डेड नहीं है तो मैं कैसे डोनेशन करूँ? तो पहले तो एक क्लियरेंस होना चाहिए ना कि भाई ये बहुत स्पष्ट हो कि ब्रेन डेड है, कभी वापस नहीं आएंगे, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन जब तक वेंटिलेटर पर है तब तक हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलना है। देखिए सर, एज पर लॉ जब एक सेकेंड एपनिया टेस्ट होता है उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं ब्रेन डेथ है, तब तक डॉक्टर्स और जो वर्क कर रहे होते हैं वो इसी बिहाफ पे वर्क करते हैं कि इसके ऑर्गन को ऑप्टिमाइज ब्लड प्रेशर्स और ऑक्सीजनेशन पे रखना है, ताकि अगर फैमिली हामी भर दे तो किसी और 9 जिंदगियों को जीवन दान मिल सके। तो हम उस कंसेप्ट पे करते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंड एपनिया के बाद हम डिक्लेयर करते हैं, फैमिली को पूरा ड्रॉ करके हम ये बताते हैं कि कैसे डेथ हुई है और आगे ये बताते हैं कि और कैसे आप जीवन में आगे 9 जनों को ये ज़िंदगी दे सकते हैं। उसके पहले नहीं बताते सर। और ये जैसे सर ने कहा कि समय नहीं बता सकते, वो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उम्र कितनी है और अन्य बीमारी है या नहीं, इस सब पे भी निर्भर करता है। ठीक है, शुक्रिया चित्रा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका भी शुक्रिया, अजय सर आपका भी शुक्रिया। और अमित तो अपने आप में उदाहरण है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे ज़िंदगी को बदल सकता है। हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप कम से कम एक संकल्प तो लीजिए, संकल्प ऑर्गन दान करने का। अगर आप संकल्प भी ले लेंगे तो भी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ज़िंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ उन लोगों से मिलना है जिनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं। क्योंकि आप सोचिए, आप जाते जाते अगर 8 लोगों को जीवन दान दे पा रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपने जीते जी इससे पुण्य का कर्म कोई नहीं किया होगा। आप जाते वक्त ये कर्म कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।